है, सिंपल सी बात है, जो मनी, जो पैसा इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर, बोले तो बिजनेस का मालिक, बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था, ये है मान लो हमारा बिजनेस, ये है बिजनेसमैन। कौन है ये? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए लगाए, तो इस 10 लाख रुपए को बिजनेस की नजरों में हम क्या कहने वाले हैं? कैपिटल कहने वाले हैं। सिंपल सी बात, आपने काफी सारे लोगों के मुंह से भी सुनी होगी कि भाई मैंने अपने बिजनेस में इतना पूंजी लगाया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इस पूंजी को हम अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में, कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो आपका ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, कि जो प्रोप्राइटर, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको हम कहते क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैपिटल। क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक ऐसा अमाउंट है जो बिजनेस में लगाता है। कौन लगाता है? बिजनेसमैन लगाता है। और जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा पैसा ही लगाएगा, हो सकता है कि पैसे की जगह पर वो बिजनेस के अंदर कैश प्लस बिल्डिंग प्लस लैंड प्लस अपना बैंक बैलेंस भी दे दे, प्लस कुछ और आइटम्स भी दे दे, गुड्स भी दे दे। तो ये कैपिटल इस फॉर्म में भी हो सकती है। ये बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बिल्कुल क्लियर की थी कि अगर वो चाहे तो कैपिटल टोटल कैश में भी लगा सकता है, या कैपिटल इस फॉर्मेट में भी हो सकती है। भाई कैश प्लस बैंक बैलेंस दे दिया उसने अपना, या कैश प्लस अपनी घर की बिल्डिंग दे दी बिजनेस को, या कैश प्लस अपनी जमीन उठा के दे दी बिजनेस को। तो ये जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं, वो कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पीछे वाली वीडियो के अंदर आप इस टॉपिक को देखिएगा। यस रोहताश, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। इस कैपिटल को हम नेटवर्थ या ओनर कैपिटल भी बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं? यहां पर लिखा भी हुआ है ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ और नेट एसेट्स। यस, और अगर आपको कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करना है कि कैपिटल को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? एसेट्स में से लाइबिलिटीज को जब आप माइनस कर देते हो तो हमको पता चल जाता है कैपिटल। क्योंकि हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक अलग से चैप्टर भी है। अकाउंटिंग इक्वेशन के उस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। तो अगर आपको कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना होगा? कैपिटल का अमाउंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, तो आपको कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट मिल जाता है। तो ये एक अलग से चैप्टर है, तो वहां पे छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप अपने आप से डिस्कस करके या सोल्व करके देख सकते हैं। तो वो चैप्टर बहुत सिंपल है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया अभी? सबसे पहले कैपिटल के बारे में। अब फिर बात आती है कि ये ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था पीछे वाली वीडियो में। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कैश की फॉर्म में या गुड्स की फॉर्म में कुछ भी विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण। तो ड्राइंग्स क्या है? जो अमाउंट्स या गुड्स बिजनेस के मालिक ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलने वाले हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट टॉपिक लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को क्या कहते हैं? जो अमाउंट बिजनेस ने बिजनेसमैन को छोड़कर बाहर के लोगों को देना है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। ध्यान से सुनिए, जो अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस को छोड़कर बाहर के लोगों को देना है, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज। क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को जो देना है उसको तो हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, बिजनेस ने, ये मैंने डायग्राम थोड़ा अपोजिट कर दिया है, ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा। तो बिजनेसमैन को छोड़कर जो अमाउंट बाहर के लोगों को देना है, बिजनेसमैन को छोड़कर जो अमाउंट बाहर के लोगों को देना है, बोले तो आउटसाइडर्स को देना है, उसको हम बिजनेस की नजरों में क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं। सिंपल सी बात। तो यहां पर एक सिंपल सी डेफिनेशन आप देख लेना।
बिजनेस ने बिजनेसमैन को छोड़कर जो अमाउंट बाहर के लोगों को पे करना है तो वो बिजनेस की नजरों में क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन को अमाउंट बिजनेस ने पे करना होता है उसको तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, क्या उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी है। तो लाइबिलिटीज को भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यही वाली इक्वेशन यूज करनी होगी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर आपको लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा। वही इक्वेशन इन्होंने यहाँ पर भी रखी हुई है। तो अब बात करते हैं कि लाइबिलिटीज कितने टाइप की होती है। लाइबिलिटीज सिंपल सी आपकी बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का टॉपिक लिया हुआ है। इंटरनल लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब आंतरिक दायित्व। ब्राइटनेस कम कर दो संदीप, मैंने ना सिर्फ ये टॉपिक रेफरेंसेस के लिए लिखा हुआ है, बट अगर आपको यहाँ वाला दिखाई दे रहा है तो ये काफी है अभी, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक हैं ये आपको कहीं ना कहीं बुक में से मिल जाएंगे स्टडी करने को लेकर, बट आप यहाँ से देख लो ये आपके लिए काफी है अभी। तो मैं चल रहा हूं लाइबिलिटीज की ओर। लाइबिलिटीज के अंदर वो क्या कह रहा है, कहता है कि लाइबिलिटीज यहाँ पर इंटरनल लाइबिलिटीज भी होती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी होती है। अब इंटरनल लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब है कि जो अमाउंट उसने बिजनेसमैन को देना है तो वो हमारी हो जाएगी इंटरनल लाइबिलिटीज। क्या हो जाएगी, इंटरनल लाइबिलिटीज। अब बिजनेसमैन को छोड़कर जो पैसा हमने बाहर के लोगों को देना है, आउटसाइडर्स को, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर हमने कुछ पैसा क्रेडिटर्स को देना होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का देना होता है, बिल्स पेबल का देना होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का देना होता है, लोन्स पे करने होते हैं। तो ये सारी की सारी लाइबिलिटीज किस में आ गई हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आ गई हैं। तो चलते हैं हम छोटे से नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या, ऐसी लाइबिलिटीज जो आपको विद इन एक साल के अंदर आपको पे करनी है उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। जब हम थोड़ा टाइम पहले लाइबिलिटीज के बारे में स्टडी करते थे तो लाइबिलिटीज हमको दो टाइप की स्टडी करने को मिलती थी, फिक्स्ड लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो ये एग्जाम में अभी भी आ सकती है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। अब फिक्स्ड लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसे भुगतान जो हमको एक साल के बाद करने हैं वो होती हैं हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज। अब बात करें कि करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जिन लाइबिलिटीज का भुगतान हमको एक साल के अंदर करना होता है उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल दें तो सिंपल सी बात है, करंट लाइबिलिटीज में क्या आता था, करंट लाइबिलिटीज के अंदर हम बात करते थे क्रेडिटर्स की या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, या हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है तो वो हो गई हमारी करंट लाइबिलिटीज जिनका भुगतान हम एक साल के अंदर कर देते हैं। बिल्स पेबल भी इसके अंदर आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो ये सारी हो गई हमारी करंट लाइबिलिटीज। नहीं ईश्वर, हाँ सही बोल रहे हो ईश्वर आप, इंटरनल लाइबिलिटीज और कैपिटल तो सेम ही हो गई, बट उन्होंने जान करके लाइबिलिटीज के अंडर में एक टॉपिक जानबूझकर दिखा रखा है बिजनेस की नजरों से। ईश्वर सिंह आपको आवाज आ रही है ना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आप बोल रहे हो इंटरनल लाइबिलिटीज, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इंटरनल लाइबिलिटीज अगर बिजनेस की नजरों से देखोगे तो वो कैपिटल ही होती है। यस आप उसको कह सकते हो इंटरनल लाइबिलिटीज, ये नॉलेज में हमारे पास होना चाहिए। तो इंटरनल लाइबिलिटीज जो ओनर को पे करना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो ओनर को छोड़कर बाहर के लोगों को पे करना है, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो मैं क्या कह रहा था, लाइबिलिटीज हमारे पास दो टाइप की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो फिक्स लाइबिलिटीज को आजकल ये लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलने लगे हैं। कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। बट आपको ध्यान रखना है एग्जाम में ये आपको फिक्स्ड लाइबिलिटीज के नेम से भी मिल जाए तो आपको पजल नहीं होना है, क्योंकि फिक्स्ड लाइबिलिटीज को ही हम नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है,
मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जिसका भुगतान हमको 1 साल के बाद करना है, और ऐसी लाइबिलिटीज जिनका भुगतान हम विद इन 1 ईयर कर देते हैं, 1 साल के अंदर ही कर देते हैं, तो वो कौन सी होती हैं? करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं, कौन से? बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन। तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे करंट लाइबिलिटीज के अंदर। अगर हम बात करें फिक्स्ड लाइबिलिटीज में क्या आएगा? फिक्स्ड लाइबिलिटीज के अंदर आप लगा लो, बैंक से आपने लंबे समय का लोन लिया हुआ है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लंबे समय का लोन लिया हुआ है, या डिबेंचर के थ्रू आपने लोन लिया हुआ है, डिबेंचर आपने इशू किए हुए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा आता है फिक्स्ड लाइबिलिटीज में, मतलब वो लाइबिलिटीज जिनका भुगतान हमको 1 साल के बाद करना है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक बट बहुत इजी था लाइबिलिटीज का, ये हमारा कवर हो गया। अब हम बात करते हैं कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स को ना मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लीजिए आप बिजनेस की बात नहीं कर रहे, मैं आपको बिजनेस की बात नहीं करता, आप जिस भी जगह पर बैठे हुए हैं ना, जितने भी लोग बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन हैं, मैं आप सबसे एक ही बात पूछूंगा, आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, जिस रूम में भी बैठे हुए हैं, आप आसपास देखिए आपको कौन कौन सी आइटम्स दिखाई दे रही हैं, आपके रूम में, आपके हॉल में, आपकी क्लास में, आप आसपास देखिए आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना एक बारी, फिर मैं टॉपिक आगे और अच्छे से समझाता हूँ एसेट्स का। आसपास देखें कौन कौन सी आइटम आपको नजर में आ रही है, टेबल, चेयर, फैन, गेट, फर्नीचर, बेड, तो जितनी भी आइटम्स आपके सामने हैं मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, फिर मैं आपको एसेट्स का टॉपिक आगे कवर करता हूं। जल्दी से कमेंट करें। हाँ संदीप, आप जहां भी बैठे हैं ना वहां पर आसपास देखिए कौन कौन सी आइटम्स आपको नजर में आ रही हैं। हाँ ईश्वर सिंह, राइट, फोन। सारी आइटम ना एक ही कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ो, अलग अलग कमेंट मत करो। जैसे ईश्वर सिंह ने लिखा है ना टेबल और फोन अलग अलग कमेंट में, तो ये सारी आइटम आप एक ही कमेंट में लिखकर भेजो, देखो अब बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। संदीप देखो, आप जहां भी बैठे हैं आपको कौन कौन सी आइटम्स नजर में आ रही हैं? बिल्डिंग, गेट है, फर्नीचर है, लाइटिंग है, जितनी भी आइटम्स है सारी आइटम्स के नेम लिखकर देखो एक बारी। यस, बुक। ओके, मैं अब चलता हूं एसेट्स के टॉपिक की ओर। जो आप आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्यों बोल रहा था, मैं जिस रूम में मैं जिस रूम में खड़ा हूं उस रूम में मेरे पास ये बोर्ड है, मेरे सामने स्क्रीन है, कैमरा है, मेरे पास ये माइक है, और गेट भी है, ऊपर लाइट्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पे एयर कंडीशनर भी है, यहाँ पर कंप्यूटर भी रखा हुआ है, यहाँ पर एक और फैन भी है, और यहाँ पर बेंच भी है, एक चेयर भी है। तो जो कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ है ना, जो कुछ भी मेरा है, तो ऐसा समझ लो कि वो हमारी एसेट्स हैं। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। बिजनेस में जो भी आइटम्स आपके सामने होती है ना, वो सारी की सारी ऐसा समझ लो कि वो आपकी एसेट्स ही होती हैं। क्या होती हैं? एसेट्स। अब एसेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं संपत्तियां। तो एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में कैश, बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, आपके पास अगर कोई गाड़ी है मतलब व्हीकल है, या आपके पास कुछ भी लगा लो लाइव स्टॉक है। मान लो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए कोई घोड़ा रखा हुआ है, कोई जानवर पाल रखा है, डॉग पाल रखा है, तो वो सारी आइटम किस में आती हैं? आपकी एसेट्स के अंडर में आती हैं। अगर आप घर में भी बैठे हुए हैं ना, तो घर में भी देखो काफी सारी आइटम्स आपको नजर आ रही होंगी, तो मैं कहूंगा कि वो सारी की सारी एसेट्स हैं। घर में बैठे बैठे अगर आपने 15 लाख रुपए बैंक को लोन का देना है, तो वो क्या हो गई? आपकी लाइबिलिटीज हो गई। घर में बैठे बैठे आपको याद आ गया कि यार मैंने 1000 रुपए मैंने मेरे दोस्त को देने थे, मैं कहूंगा कि वो आपकी लाइबिलिटीज हो गई। घर में बैठे बैठे आपको याद आ गया कि मेरा
बैंक के अंदर 10 लाख रुपए रखा हुआ है तो वो बैंक बैलेंस आपकी एसेट्स हो गई। आपको अभी याद आया कि मैंने मेरे दोस्त से 5,000 रुपए लेने हैं तो 5,000 रुपए आपकी एसेट्स हो गई। तो एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीनरी। तो बिजनेस की नजरों से हम देखें तो यहां पर एसेट्स आपको बहुत सारी आपको मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं आगे कि ये नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, तो नॉन करंट एसेट्स को ये लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। यहां पे मैं एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कौन कौन सी आ गई? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, आपका व्हीकल। तो ये सारी आइटम्स जिनके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिनके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए, जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलता है, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, बोले तो नॉन करंट एसेट्स। अगर मैं बात करूं कि ये करंट एसेट्स क्या होती हैं, ये वो एसेट्स होती हैं जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर आपको मिल जाता है। करंट एसेट्स या तो पहले से ही कैश में होती हैं या बैंक बैलेंस की फॉर्म में होती हैं, या आप उसको 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, करंट एसेट्स या तो कैश की फॉर्म में होती हैं, बैंक बैलेंस की फॉर्म में होती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होती हैं, या आप उनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। अब कैश में कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं? कैश में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास स्टॉक है तो स्टॉक को आप विद इन 1 ईयर सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। डेटर्स, जिन लोगों से आपने पैसा लेना है आप उनसे पैसे मांग ही लेते हो 3, 4, 5 महीने के अंदर, तो वो भी आपका कैश में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो ऑलरेडी या तो कैश या बैंक बैलेंस की फॉर्म में होती हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होती हैं, या आप उनको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। अब यहां पर इन्होंने आगे ना ध्यान देना, इन्होंने टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स का भी एग्जांपल दिया हुआ है। यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये वो एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर सिंपल सी बात है, वो सारी की सारी एसेट्स आ गई जो आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। तो आप देख लो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सारी की सारी किस्में आ गई टेंजिबल एसेट्स, मतलब मूर्त संपत्तियां। अब अमूर्त के अंदर क्या आएगा? जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी की सारी आती हैं आपकी इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर, जिनका रियलिटी में कोई वैल्यू होता है, मॉनेटरी में वैल्यू होती है, पर आप उसको ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में बहुत फेमस हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मार्केट में बहुत फेमस हूं। अब वो मेरी गुडविल है, वो मेरी क्या है? गुडविल है, क्योंकि मेरी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर, तो एक गुडविल है। मान लो आप में से कोई इंसान मार्केट के अंदर बहुत फेमस है, या आप कहीं पर जाते हो और आपको स्टेज पे बहुत जल्दी बुला लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत फेमस हो, तो वो आपकी गुडविल की वजह से है। तो गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये आप देख और छू नहीं सकते, पर इनकी रियलिटी में अपने आप में एक वैल्यू होती है, इसलिए आप इसको एसेट्स में ही काउंट करते हो। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं अभी एक्सपेंसेस का टॉपिक और इनकम का टॉपिक। एसेट्स के अंदर वैसे आप यहाँ पे मैंने देखा अभी किसी ने लिखा कि वेस्टिंग एसेट्स भी होती हैं, नॉमिनल एसेट्स भी होती हैं, तो ये टॉपिक वैसे है। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती है जो टाइम बाय टाइम यूज करते करते खत्म हो जाती है। जैसे मान लो आपने कोयले की खान आपने खरीद रखी है, कोयले की खान को जैसे जैसे यूज करते रहते हो, कोयला उसमें से खत्म होता रहता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती रहती है, वो होती है वेस्टिंग एसेट्स। या आप बात कर लीजिए कि पेट्रोल का कुआं है आपके पास, तो वेस्टिंग एसेट्स में काउंट करते हैं। बात आती है कि नॉमिनल एसेट्स क्या होती है। नॉमिनल एसेट्स सिर्फ नाम मात्र की होती हैं, वो रियलिटी में आपकी संपत्तियां नहीं होती। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस,
आपके पास पहले से कोई लॉसेस रखे हुए हैं, वो लॉसेस आपके नॉमिनल एसेट्स में होती हैं। नॉमिनल एसेट्स बोले तो नाम मात्र की संपत्तियां, वो रियलिटी में संपत्तियां नहीं है, पर फिर भी हमको उसे संपत्तियों में एसेट साइड में शो करना होता है, तो वो सारी हमारी होती है नॉमिनल एसेट्स। रविंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अदरवाइज आप अगर चाहो तो 11th क्लास का डीके गोयल का बुक है वो भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये जो पीडीएफ मिली है वो बना रखी है मैंने, पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएंगी डेफिनेटली। अब आगे बात करते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिव सिंपल सी बात है, जो भी खर्चा आपको आता है गुड्स बनाने के ऊपर उससे रिलेटेड वो सारे के सारे होते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर जो भी आपने गुड्स सेल की उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम एक्सपेंस बोलते हैं। या मैंने कोई रेंट पे किया है, या मैंने कोई कमीशन पे किया है, या मैंने सैलरी पे की है, या मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया है, ये सारी की सारी किस्में आती हैं आपके एक्सपेंसेस में ही काउंट होती हैं। या मैं अगर आपको बात कहूं कि अगर हम कहीं ना कहीं पर एसेट्स की वैल्यू में कमी करते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो भी कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंसेस में ही काउंट होता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के अंदर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस की फॉर्म में बहुत सारी आइटम शो करते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रेंट पे किया, वेजेस पे की, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, आपने डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये सारी की सारी बातें हमारी कहां पर आती हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस की फॉर्म में ही आती हैं। डेप्रिसिएशन को वेस्टिंग एसेट्स बोल सकते हैं क्या सर? डेप्रिसिएशन को वेस्टिंग एसेट नहीं कह सकते माय डियर। डेप्रिसिएशन तो खुद में एक आइटम है। जब हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितना कम करते हैं तो वो वेस्टिंग एसेट्स नहीं होती है, वो जो अमाउंट हम बनाते हैं वो डेप्रिसिएशन होता है। कोई प्रॉपर्टी आपने, मान लो कोई कार आपने, संदीप, संदीप आपको आवाज क्लियर आ रही है ना? संदीप मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की। अब वो 10 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी और 4 साल के बाद उस गाड़ी की कीमत आपने मार्केट में पता करी, तो वो मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी की वैल्यू सिर्फ 6 लाख है। तो जो 4 लाख रुपए आपकी वैल्यू कम हो गई ना, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम का। क्या? इनकम। इनकम के टॉपिक को समझने से पहले आपको समझना होगा कि रेवेन्यू क्या होती है। रेवेन्यू, आपने मान लो गुड्स सेल की हैं, आपने मान लो गुड्स सेल की हैं 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख रुपए की आपने गुड्स सेल की हैं, तो वो सेल्स करने से जो भी हुआ वो हुआ आपका रेवेन्यू। अब आपने 5 लाख रुपए की गुड्स सेल की और उसके ऊपर खर्चा हो गया था आपका मान लो 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए हो गए आपके एक्सपेंसेस। तो अगर रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो आपका 1 लाख रुपए का क्या हो गया, इनकम हो गया। तो हम इनकम को क्या कह सकते हैं? इनकम का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकम क्या होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या? जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस, कौन से वाले टोटल रेवेन्यू? एक अकाउंटिंग पीरियड के, एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ये प्रॉफिट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करते हैं तो वहां पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का रेडी किया। जब हमने एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी किया तो पूरा का पूरा साल का डेटा है उसमें, पूरे के पूरे साल की उसमें सेल है, पूरे के पूरे साल के एक्सपेंसेस हैं। तो पूरे साल की सेल, पूरे साल के एक्सपेंसेस दोनों को जब मैंने डिफरेंस में डाला तो वो मेरी क्या आ गई, कहीं ना कहीं मेरे पास आ गई वो हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का इन्होंने यही बोला हुआ है, टाइम पीरियड का, पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बोलते हैं लॉस।
लॉस का भी सेम ऐसा ही है, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का अगर हम देखें एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो गए हैं टोटल रेवेन्यू से तो हमारे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। क्या, लॉस। या लॉस का टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास सेल हो गई, सेल हुई मान लो 5 लाख की, खर्चे हो गए मेरे 7 लाख के, तो यहाँ खर्चे हैं 7 लाख के और जबकि यहाँ रेवेन्यू तो हुई 5 लाख की, तो दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 2 लाख का क्या हो गया, लॉस। ईश्वर, इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस माइनर सा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट का जो एक्सपेक्ट है वो इनकम से बहुत बड़ा है। प्रॉफिट एक पार्टिकुलर पूरा अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है और इनकम को आप पूरा ड्यूरिंग द ईयर कभी भी काउंट कर लो। इनकम को ड्यूरिंग द ईयर आप कभी भी काउंट कर लो। आपने मान लो 1 महीने के अंदर सेल की है, 1 महीने के अंदर आपकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपए, आपने माल सेल कर दिया 6 लाख का, तो वो आपकी इनकम हो गई। बट प्रॉफिट की जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रॉफिट का जो टॉपिक है वो इनकम से बहुत बड़ा है। प्रॉफिट का मतलब हम पूरे के पूरे 1 साल की सेल में से 1 साल के एक्सपेंसेस को ऐसा समझ लीजिए कि माइनस कर रहे हैं, तो वो हो गया प्रॉफिट का टॉपिक। आगे देखिए परचेजेस क्या होता है। बट परचेजेस के टॉपिक से पहले मैं आपको गुड्स का टॉपिक समझाना चाहूंगा। अभी गुड्स का टॉपिक जैसे ही समझ लेंगे, गुड्स के टॉपिक के बाद हमें क्लियर हो जाएगा परचेज क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है। सिंपल सी बात है, यहां पर सोच के देखना। गुड्स बोले तो हिंदी में उसको बोलते हैं माल। क्या बोलते हैं, माल। अब मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आप एक क्या चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर जो आपका काम है वो बिजनेस आपका चल रहा है मान लो कपड़े के बिजनेस में, वो बिजनेस चल रहा है आपका कपड़े में। आप कपड़े की वजह से ही सेल, कपड़े की वजह से ही परचेज कर रहे हो, कपड़े में ही आपकी सेल परचेज है, कपड़े में आपकी ट्रेडिंग चल रही है। तो जिस बिजनेस के अंदर जो हमारे पास आइटम है वो आइटम आपके लिए क्या कहलाएगी, वो आइटम आपके लिए कही जाएगी माल। उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। अब मान लो हमारा कपड़े का बिजनेस है, अब कपड़े के बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के बैठने के लिए फर्नीचर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, कस्टमर्स के बैठने के लिए फर्नीचर लेकर आते हैं। तो अब आप सोच के देखो, आप बिजनेस किस में कर रहे थे, कपड़े में। क्या फर्नीचर को खरीदना या फर्नीचर को मान लो आपने बेच दिया, तो क्या ये आपका माल है, नहीं, ये आपका माल नहीं है। इसको हम किस में काउंट करेंगे, एसेट्स में काउंट करेंगे। इसको हम किस में काउंट करेंगे, एसेट्स में काउंट करेंगे। इसके अलावा फिर से एक बात और देखो, मान लो आपके कपड़े के बिजनेस में से आपने ये जो कपड़ा है इसमें से कुछ कपड़ा निकालकर आपने अपनी दुकान के अंदर या बिजनेस के अंदर आपने क्या किया, इस कपड़े में से आपने पर्दे बना दिए, या इस कपड़े में से आपने सोफे का कपड़ा बना दिया। तो वो कपड़ा जो आपने बिजनेस में यूज किया है, बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं किया, बिजनेस में यूज किया है, तो वो कपड़ा जो आपने बिजनेस में यूज किया है वो आपके कपड़ा क्या बन जाएगा, आपकी एसेट बन जाएगी। बट फिलहाल आपको बात याद रखनी है कि जो चीज, जो आइटम हम बिजनेस में सेल परचेज में काम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, वो आपका माल है। अब इसी माल को जब हम परचेज करते हैं, इसी माल को जब हम खरीद के लाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। और यही माल जब हमको पसंद नहीं आता तो हम उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। यही माल जब हम किसी को सेल करते हैं, चाहे वो कैश में सेल होगा या क्रेडिट में सेल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल। मतलब जब हम किसी को बेचते हैं तो बिजनेस की नजरों में उस माल को जिसको हमने बेचा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए सेल कहलाएगा। अब कस्टमर को हमारा माल पसंद नहीं आया तो वो कस्टमर हमें क्या करेगा, वो माल वापस कर देगा, तो उसको हम बिजनेस की नजरों में क्या बोलने वाले हैं, सेल्स रिटर्न बोलने वाले हैं। यस, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ सकता है कि मान लो कोई एक बंदा है कपड़े में बिजनेस कर रहा है, अब वो आपको बोल दे कि उसने एक फर्नीचर खरीदा है दुकान के लिए, क्या वो फर्नीचर आपका ट्रेडिंग का सोर्स है, क्या वो फर्नीचर आपके लिए माल है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो जिस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो उसका माल है। इसके अलावा जितनी भी आइटम वो सेल परचेज करेगा आप उसको एसेट्स में काउंट अप कर सकते हो। तो आई होप ये टॉपिक छोटे छोटे थे आपको क्लियर हो गए होंगे।
आगे बात करते हैं कि इन्होंने हम में से किसी ने क्वेश्चन किया कि गेन क्या होता है। गेन सिंपल सी बात है, हम प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फॉर इवेंट्स और ट्रांजैक्शन व्हिच आर इंसिडेंट टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट। जब हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं या किसी केस के अंदर जीत जाते हैं तो हम कहते हैं गेन। तो मैं आपको गेन का टॉपिक एक बार क्लियर कर देता हूं, देखो क्या है। सही वक्त पर आपने क्वेश्चन पूछ लिया। किसी एसेट्स को मैंने सेल किया, या मेरा कोई कोर्ट केस था मैं जीत गया, या किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीज हो गया, तो वो सारा का सारा आएगा गेन के अंदर। किसके ऊपर बात करें? प्रॉपर्टी के ऊपर। यस, प्रॉपर्टी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अगर प्रॉपर्टी के ऊपर मान लो कोई एसेट्स मैंने सेल की, तो एसेट्स को सेल करने से मान लो मुझे बेनिफिट हो गया 2 लाख रुपए का, तो वो किस में आ गया? गेन में। कोई कोर्ट केस हमने किसी पे ठोक रखा था, अब कोर्ट केस हम जीत गए, हमको 10 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, तो हमारा गेन हो गया। या हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो वो हमारा गेन हो गया। मान लो प्रॉपर्टी थी आपकी 10 लाख की, मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 20 लाख, तो 10 लाख रुपए आपको गेन हो गया। या आपने कोई प्रॉपर्टी प्रॉफिट में बेच दी, फायदे में बेच दी, तो जो फायदा है ना, तो आपको किस में काउंट करना है? वो गेन में काउंट करना है। ठीक है, और इसी तरह से अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक आपको पता है कि 2 टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। संदीप, गेन समझ नहीं आया आपको? कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। गेन का मतलब होता है मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। किस फॉर्म में? पहला एग्जांपल दिया था मैंने आपको एसेट्स का। कोई एसेट्स थी 5 लाख की, वो एसेट्स आपने 7 लाख में बेच दी, तो 2 लाख का क्या हुआ हमारा? गेन। सेकंड एग्जांपल, एसेट्स की वैल्यू आपकी बढ़ गई, आपने अपनी बुक्स में उसकी वैल्यू बढ़ा के दिखा दी, तो वैल्यू थी 10 लाख की, अब आपने एप्रिसिएशन लगा दिया। वैल्यू जब कम होती है तो क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जब वैल्यू आप बुक्स में बढ़ा के दिखाते हो उसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी थी आपकी 10 लाख की, मार्केट में पता किया कि आपकी वैल्यू होगी मान लो 15 लाख रुपए, तो आपने बुक्स में 5 लाख रुपए बढ़ा के दिखा दिए, तो ये 5 लाख रुपए आपका क्या हो गया? गेन हो गया। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल, कोई कोर्ट का आपका केस है, कोर्ट केस में आपको कहीं ना कहीं से 10 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया। कोर्ट केस चल रहा था, आपको 10 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, तो 10 लाख रुपए का जो बेनिफिट हुआ है ना, तो आपको उसको अकाउंट की लैंग्वेज में क्या काउंट करना है? गेन काउंट करना है। तो ये कहीं स्पेशल स्पेशल इंसिडेंट होते हैं, ये बार बार नहीं होते। ये स्पेशल इंसिडेंट है, बार बार नहीं होते। और जो बार बार नहीं होते, उस इवेंट में से अगर हमको कोई फायदा हो रहा है तो उसको हम कहां पे काउंट करते हैं? गेन में काउंट करते हैं। संदीप, आई होप आपको क्लियर हो गया। संदीप, नॉर्मल लाइफ में तो आप गेन को प्रॉफिट बोल लो, पर अकाउंट्स की लैंग्वेज में तो गेन ही है। तो कवर होगा, हम लेके चल रहे हैं सिलेबस। आगे देखिए, हम क्या बात कर रहे थे? स्टॉक की। स्टॉक यहां पर 2 टाइप का होता है, मैंने आपको फिर से बता दिया है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक आपका अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में आपके पास अवेलेबल होता है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक, जो माल आपके पास साल के एंडिंग में होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आप मान लो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते करते आपके पास गुड्स रखी हुई हैं, तो उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक, और जो लास्ट में रखा होगा स्टॉक, जितना माल आपके पास बचा हुआ है, जो माल आपका सेल नहीं हुआ, गोडाउन में रखा हुआ है, या थोड़ा बहुत ऑफिस में रखा हुआ है, या थोड़ा बहुत आपने कहीं पे और रखा हुआ है, जो आपका सेल नहीं हुआ साल के लास्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद यहां पर ये कह रहा है कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री का टॉपिक हमारे पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। मान लो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का। अब जब भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास कच्चा माल भी आएगा,
हार्दिक, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि ये नोट्स क्लियर नहीं है स्क्रीन पर, बट मैं इन्हीं की हेल्प से यहां पर वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सारा स्टडी करूंगा तो आप सबको बहुत टाइम लग जाएगा, बट ये पीडीएफ फॉर्म में है, आपको अपलोड मिल जाएगा, तब आप इसको स्टडी करना चाहें कर लेना, बट मैं इसको सबको शॉर्टकट फॉर्म में यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको ये सब स्टडी करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा। हार्दिक, आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? ये सब एक रेफरेंस के लिए है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड मिल जाएगा। ये फिलहाल ये सारे टॉपिक मैंने डीके गोयल की बुक में से उठा रखे हैं, अगर आपके पास वो बुक है तो ठीक है, नहीं भी है तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, बट मैं ये सारे टॉपिक साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर रहा हूं। हार्दिक, चलेगा? गुड, वेरी गुड, थैंक यू हार्दिक। तो मैं यहां पे क्या कह रहा था, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वर्ड आपका तब आ जाएगा जब आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क्या मतलब है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का मान लो कोई बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बोले तो आप कविता, ये पीडीएफ आपको आपके इसी नीचे कुछ ऑप्शन होंगे ऐप पे, तो वहां पर आपको अपलोड मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, हम अपलोड कर देंगे टाइम से। कल वाला भी आई थिंक रह गया होगा तो मैं अपलोड करा दूंगा डेफिनेटली। तो मैं बात कर रहा था इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री का मतलब क्या, ये वर्ड आप तब यूज करोगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो, मतलब आप कुछ कच्चा माल लेकर आते हो, फिर उसको बनाते हो, फिर उसको बेचते हो, या फिनिश गुड्स बनाते हो, फिर सेल करते हो, तो समझ लेना कि वहां पर आपको इन्वेंट्री वर्ड यूज करना होगा। अब इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स हो सकती हैं, या आपका एक टॉपिक और आ जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब रॉ मटेरियल का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि बिल्कुल कच्चा माल। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है, आधा कच्चा पड़ा हुआ है और आधा आपने बना लिया, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी चालू है। फिनिश गुड्स का क्या मतलब है कि वो गुड्स आपकी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, दैट इज फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब होता है, कभी कभी आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम तो चला ही रहे हो, गुड्स लेकर आते हो, मशीनों में बनाते हो, फिर वो तैयार हो जाती हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको कुछ गुड्स लेकर आनी है और उसके ऊपर हम कुछ काम नहीं करते हैं, उसको एज इट इज बेच देते हैं, मतलब गुड्स रीसेल पर्पस के लिए होती हैं। तो जो गुड्स रीसेल पर्पस के लिए होती हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड का इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री हमारे पास चार टाइप का हो सकता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बोले तो कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, तैयार माल, और ये दोबारा सेल करने के लिए। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक इन्वेंट्री का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं कि या इन्वेंट्री का टॉपिक जो मैंने आपको अभी बताया है क्या वो कवर हो गया, समझ में आ गया क्या? कविता, हाँ मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेबस है इस डीके गोयल की बुक में से कवर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं भी बहुत अच्छे से डीके गोयल को ही फॉलो करता हूँ, काफी कुछ अच्छे से ये लोग कवर करते हैं, हो जाएगा। तो जहां जहां से टॉपिक मुझे उठाने होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको सबको टॉपिक समझ में आ रहे हैं क्या, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलूं। सभी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। हार्दिक, संदीप, कविता, सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आ रहा है क्या। रोहताश, क्या पूछ रहे हो आप, लेवल ऑफ बीकॉम क्या पूछना चाह रहे हो, अपना क्वेरी थोड़ा क्लियर करो ताकि मैं जवाब दे पाऊँ आपको।
थैंक यू कविता। रोहताश अपना क्वेरी दोबारा लिखो। रोहताश हाँ दोबारा लिखो, तुमने क्या लिखा, लेवल ऑफ बीकॉम क्या पूछना चाह रहे हो? ओके थैंक यू कविता। ओके आई थिंक आई शुड मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल्स के इस टॉपिक में कविता मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे थोड़ा स्पीड से चलने वाला है। तो ये वाला लेक्चर जो है थोड़ा सा टाइम लगाएगा आज वाला, बट हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत जल्दी से कवर करने वाले हैं शॉर्टकट के अंदर। तो अभी थोड़ा सा मैनेज कर लो क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग नए भी हैं जिनका हो सकता है कि काफ़ी टाइम से बेसिक्स भी क्लियर ना हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भी बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा बेसिक से रहेगा, हम सबको मैनेज करना है, फिर हम स्पीड में चलने वाले हैं। हाँ माइक्रोनॉमिक्स की वीडियोस आपको अलग से अपलोड सेक्शन में मिल जाएंगी, आप वहां पे चेक कर लेना, मिल जाएगा। बट आगे देखिए ट्रेड रिसीवेबल का टॉपिक। ट्रेड रिसीवेबल के टॉपिक के अंदर क्या आता है हमारे पास, डेटर्स भी आते हैं और बिल रिसीवेबल ही आते हैं। अब डेटर्स कौन लोग होते हैं, जिन लोगों को हम गुड्स उधार में सेल करते हैं वो लोग हमारे कौन बन जाते हैं, डेटर्स बन जाते हैं। डेटर्स किस में आते हैं, करंट एसेट्स का पार्ट होता है। अब बिल रिसीवेबल क्या आता है, बिल रिसीवेबल सिंपल सी बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है। मान लो सामने वाली पार्टी आपको भी पैसे देने से मना कर रही है, तो सामने वाली पार्टी से आप डॉक्यूमेंट्स लिखवा लेते हो और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है कि वो पैसा कितने वक्त में आपको देने वाला है, और उसके ऊपर डेट, टाइम, अमाउंट, सामने वाले के सिग्नेचर, नाम, पता सब मेंशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल के अंदर क्या हुआ, बिल रिसीवेबल के अंदर सिंपल सी बात है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सामने वाले ने इस बात का एक एग्रीमेंट आपको लिख कर दिया हुआ है कि सामने वाला आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक अमाउंट आपको देने वाला है, तो दैट इज बिल रिसीवेबल। तो बात अगर बिल रिसीवेबल की करें या डेटर्स की करें, ये दोनों के दोनों टॉपिक हमारे किस में आते हैं, हमारे ट्रेड रिसीवेबल के अंडर में ही आते हैं। आगे देखिए हमारा टॉपिक है ट्रेड पेबल्स का। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में बीआर और डेटर का टॉपिक था, वैसे ही ट्रेड पेबल्स में बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स का टॉपिक है। तो बिल्स पेएबल मतलब क्या, कभी कभी जब हम किसी को एक एग्रीमेंट साइन करके दे देते हैं कि हम एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पैसा दे पे कर देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या होता है, बिल्स पेएबल होता है। बिल्स पेएबल बोले तो हमारी एक करंट लायबिलिटीज। इसी तरह से क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको हमें नियर फ्यूचर में पैसा पे करना है। फॉर एग्जांपल सप्लायर, सप्लायर से आपने गुड्स ली और उन सप्लायर्स को आप बहुत जल्दी पेमेंट करने वाले हो, 1 2 3 महीने के अंदर, मतलब विद इन वन ईयर आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हो, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्रेड पेबल्स का टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है, हम चलते हैं वाउचर के टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वाउचर्स क्या होते हैं, रियलिटी में सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम अकाउंट में जितनी भी जर्नल एंट्री करते हैं इन वाउचर्स के बेसिस पे करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर करते हैं। ये टॉपिक आपको पहले भी क्लियर कर दिया गया था कि जर्नल में जब भी हम एंट्री करेंगे तो हर एंट्री का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो जो प्रूफ होता है ना, उसको यहां पर अकाउंट की लैंग्वेज के अंदर वाउचर्स या कह लीजिए सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। मतलब जर्नल में जब भी आप एंट्री करोगे तो आपके पास हर एंट्री का बिल होना चाहिए। वो बिल पे इन स्लिप की फॉर्म में हो सकता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या कैश मेमो, या रिसिप्ट,
ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब आप जर्नल में जो भी एंट्री करोगे हर एंट्री का हमारे पास बिल होना चाहिए, तो उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन्होंने वाउचर बोला हुआ है। तो ये था हमारा वाउचर का एक सिंपल सा टॉपिक। आगे हम बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के टॉपिक से आप सबको पहले से पता होगा, डिस्काउंट आपके पास दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस को समझ लेना। ट्रेड डिस्काउंट हर टाइप के कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो आपसे नकद में खरीदेगा चाहे वो आपसे उधार में खरीदेगा। आप सामने वाली पार्टी को, हर किसी को आप ट्रेड डिस्काउंट अवेलेबल कराने वाले हो, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा हुआ है। अब सामने वाले दुकानदार ने आपको बिना बहसबाजी के, बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी बात के वो प्रोडक्ट आपको बिना कुछ कहे 90 रुपीज में अवेलेबल करा दिया। अब आप सोच के देखो, प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए लिखे हुए थे, एमआरपी उसका 100 रुपए है, आपने बार्गेनिंग भी नहीं की, दुकानदार को कुछ बोला भी नहीं, दुकानदार ने बिना बोले आपको वो प्रोडक्ट कितने में दे दिया, 90 रुपीज में अवेलेबल करा दिया। तो ये जो 10 रुपीज का आपको जो डिस्काउंट मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है, 10 रुपीज का, 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये अब आप चाहे सामने वाले से वो प्रोडक्ट उधार में खरीद के लाओ या नकद में खरीद के लाओ, वो 10 रुपए का आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। तो जो डिस्काउंट आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब सामने वाली पार्टी आपसे पैसा जल्दी लेना चाहती है तो सामने वाली पार्टी जो आपको डिस्काउंट देती है तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, रियल लाइफ के अंदर सोच के देखो, आपने किसी दोस्त को मान लो 10,000 रुपए दे रखे हैं। अब आपको पता है कि वो 10,000 आपको जल्दी देने वाला नहीं है। आपने दोस्त को बोला कि भाई पैसे अगर तू अभी दे देगा तो 10,000 के बदले एक काम कर, तू सिर्फ 9,000 रुपए दे दे। अगर तू 3 महीने के बाद पैसे देगा तो तेरे को 10 के 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। उस दोस्त ने लालच में आकर आपको 9,000 रुपए लुटा दिए। तो जो आपने 1,000 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया है कैश जल्दी लेने के लिए, कैश जल्दी लेने के लिए, तो वो 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपका क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा। अब जब कैश डिस्काउंट हम किसी को देते हैं तो उसकी हम जर्नल में एंट्री भी करते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में कहीं पर एंट्री नहीं होती, बट हम इसको बस नीचे कहीं पर मेंशन या लिख देते हैं कि हमने सामने वाले को ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अंदर एक सिंपल सा डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट हर एक पर्सन को अवेलेबल होता है, चाहे वो कैश में खरीदेगा चाहे वो उधार में खरीदेगा। ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलेगा। और ट्रेड डिस्काउंट सिंपल सी बात है, ना आपके लिए फायदा और ना सामने वाले के लिए नुकसान। जब ट्रेड डिस्काउंट ना आपके लिए फायदा ना सामने वाले के लिए नुकसान, तो डेफिनेटली हम उसकी जर्नल में एंट्री नहीं करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को दिया जाता है, बट कैश डिस्काउंट हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम सामने वाले से कैश जल्दी निकलवाना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो सामने वाले को आपने डिस्काउंट दिया ना, वो आपके लिए नुकसान होता है और सामने वाले के लिए फायदा होता है। इसलिए जब नुकसान और फायदे की बात आ जाए तो हमको उसकी जर्नल में एंट्री करनी होती है। तो दैट इज कैश डिस्काउंट एंड द ट्रेड डिस्काउंट। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, ये आपको कहीं ना कहीं जर्नल वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर इसकी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर भी आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि रिबेट क्या होती है। रिबेट सिंपल सी बात है कि कुछ स्पेशल पर्पस के लिए आपको सामने वाला छूट देता है। मान लो गोडाउन के अंदर एक रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर डेंट पड़ गया है, छोटा सा निशान पड़ गया है। अब उसको पता है कि ये फ्रिज बिकने वाला है नहीं, 10,000 का फ्रिज है, 10,000 रुपए का फ्रिज है, दुकानदार आपको वही फ्रिज आपको 4,000 रुपए में दे रहा है, तो वो 6,000 रुपए समझ लो कि आपकी रिबेट हो गई। या अगर हम बात करें बिल रिसीवेबल के चैप्टर के अंदर, बिल रिसीवेबल के चैप्टर के अंदर आपको ये रिबेट स्टडी करने को मिलती है। बिल रिसीवेबल के ऊपर लिखा हुआ था कि सामने वाली पार्टी से आपको पैसा मिलने वाला है 10,000 रुपए। ये पैसा मिलना था आपको 3 महीने के बाद, आपको पैसा मिलने वाला था ये 3 महीने के बाद, कितना, 10,000 रुपए।
बट आपने सामने वाली पार्टी को बोला कि भाई आज ही पैसे दे दे, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मेरे को आज ही पैसा दे देगा तो मैं तेरे को 1,000 रुपए की रिबेट दे दूंगा। तो उसने 2 महीने पहले ही आपको पैसा दे दिया या 3 महीने पहले आपने उसको आपने बोल दिया पैसा देने के लिए, तो मान लो 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ही उसने आपको पैसा दे दिया, तो आप जो उसको खड़े पैर पर जो डिस्काउंट दे रहे हो तो वो एक रिबेट में काउंट होने वाली है। उस डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? रिबेट बोलेंगे। तो रिबेट स्पेशल पर्पस पे होती है, कभी कभी सेल प्रोवाइड करने के लिए होती है और कभी कभी सेल को इंक्रीज करने के लिए होती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो इसलिए भी आप सामने वाले को डिस्काउंट एवेल्यूट करा देते हो। तो जो स्पेशल पर्पस के लिए होती है वो डेफिनेटली वो रिबेट में हम उसको काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैड डेट्स क्या होता है। के बारे में सब जानते होंगे। जो पैसा आपका डूब जाता है उसको बोलते हैं डूबत ऋण। क्या बोलते हैं? डूबत ऋण, बोले तो बैड डेट्स। आपने सामने वाली पार्टी से 10,000 रुपए लेने थे, सामने वाली पार्टी से 10,000 रुपए लेने थे और सामने वाला पार्टी अब आपको पैसे देने से मना कर रहा है, उसके पास है भी नहीं। आप कुछ भी कर लो, कोर्ट केस भी कर लो, सामने वाले के पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। सामने वाली पार्टी ने आपको बोला कि मैं 10,000 रुपए तो दे नहीं पाऊंगा, सामने वाले ने आपको पैसे दिए हैं सिर्फ 4,000 रुपए। कितने? 4,000 रुपए। तो जो 6,000 रुपए आपके डूब गए हैं ना, उसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं, बोले तो डूबत ऋण। क्या बोलते हैं? डूबत ऋण। ईश्वर सिंह, हम थोड़ा स्पीड में लेके चल रहे हैं, परसों तक मुझे भी ज्यादा पैटर्न का पता नहीं था सिलेबस के बारे में, अभी थोड़ा सिलेबस हो चुका है। हाँ, कविता स्वामी क्या पूछ रहे हो आप? डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंट क्या है सर? कविता क्या पूछ रहे हो? अपना क्वेरी दोबारा लिखना एक बारी प्लीज। कविता जी आप दोबारा लिखना अपना क्वेरी, क्या लिख रहे हो? डिफरेंट क्या है सर? ईश्वर सिंह, हम थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं धीरे धीरे। गाड़ी जानी स्टार्ट हुई है तो अभी स्पीड पकड़ेगी एकदम से, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर सेकंड गियर लगता है ना, अभी तो गियर बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा वेट करो। अभी कुछ टॉपिक आपकी मेरी क्लास में से होने वाले हैं, कुछ टॉपिक आपको अदर क्लासेस में अलग सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, कुछ है कंप्यूटर के टॉपिक हैं, तो वो आपको अलग अलग सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे एक टाइम पर, तो थोड़ा वेट कीजिए। हार्दिक, मैं अकाउंट्स के अलावा कुछ और टॉपिक्स भी कवर कराने वाला हूँ। बिजनेस के टॉपिक हैं, आई थिंक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी हैं। हाँ ईश्वर सिंह, हो सका तो हम करा देंगे कवर, बट टाइम पीरियड भी तो देखो ना, सबके पास कम है। एक स्पेशल पर्पस के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, अब प्रोडक्ट रखा हुआ है और वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो मैंने सामने वाले को बोला कि भाई तू ये प्रोडक्ट ले जा, तेरे को मैं इतने का डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो रिबेट हो गया। नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम उसको डिस्काउंट बोल देते हैं, बट वो रिबेट हो गया। और कैश डिस्काउंट का सिंपल सा फंडा है। कैश डिस्काउंट हम तभी देते हैं जब हमको सामने वाले से कैश निकलवाना हो। सामने वाला अगर आपको कैश दे देगा तो कैश डिस्काउंट सामने वाले को तभी मिलेगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। 10,000 रुपए लेने हैं, सामने वाला पैसा देने से आनाकानी कर रहा है। हाँ, सामने वाला मान लो आनाकानी कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, मैंने उसको बोल दिया कि भाई आज ही पैसे दे दे तो मैं तेरे को 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने मान लो आज ही मुझे पैसे दे दिए, तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो वो हो गया कैश डिस्काउंट। तो रिबेट एक सिंपल सी बात है, मेरा गोडाउन के अंदर कुछ माल पड़ा पड़ा खराब हो जाता है या बिक नहीं रहा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? रिबेट पे सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शाम के टाइम पर मंडी में जाते हो, शाम के टाइम पर जब मंडी में जाते हैं तो मंडी वाला जो भैया होते हैं, रेडी वाले भैया होते हैं, मान लो उसके पास जो चीज है, वो आइटम है, वो 100 रुपए की आई हुई है, 100 रुपए किलो के हिसाब से आई हुई है। अब वो कम से कम दिन में उस 100 रुपए वाली आइटम को कितने बेचता होगा? 120 में, 130 में, 150 में। पर शाम के टाइम में उसको पता है कि अभी प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, सेल नहीं होगा, तो उसने 100 रुपए वाली चीज आपको 80 रुपए में दे दी, 70 में दे दी, 50 में दे दी, तो जो डिफरेंस उसको लॉस दे रहा है ना, वो रिबेट होगा, ऐसा समझ लो अभी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट क्या होता है। इंस्टॉलमेंट बोले तो दिवालिया। जो पर्सन या कंपनी या फर्म या इंटरप्राइज पैसा देने से
इनकार कर रही है और वो इंसॉल्वेंट होगी, कोर्ट ने सारी कार्रवाइयां कर ली, उसकी प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी अभी नहीं निकल पा रहा, वो दिवालिया हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। यस, तो इंसॉल्वेंट के अंदर क्या, सामने वाले की इतनी पोजीशन नहीं है, सामने वाले के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको पैसा लौटा पाए, कोर्ट की कार्रवाइयां भी मान लो हो चुकी हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। पैसा देने की हालात में नहीं है सामने वाला, ऐसा समझ लो। आगे है हमारे पास कि ये सोलवेंट क्या होता है। सोलवेंट का मतलब है कि सिंपल सी बात है, जब कोई पर्सन या इंटरप्राइज इस पोजीशन में है कि सामने वाला आपको पैसा दे तो उसको हम बोलेंगे सोलवेंट। बोले तो रोहताश, आई थिंक आपने एक वर्ड बीच में मिस किया है, बट के बाद कैश डिस्काउंट। यस, रिबेट तो हम सबको दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गुड्स सेल नहीं हो रहा, कोई भी खरीदने आएगा तो रिबेट तो आप सभी को दे ही दोगे। आपकी दुकान के ऊपर ब्रेड के डब्बे रखे हैं, मान लो अब ब्रेड के डब्बे बिक नहीं रहे, अब आपकी दुकान से कोई भी ब्रेड के डब्बे लेने के लिए आ जाए, रिबेट तो आप सबको दे ही दोगे, पर कैश डिस्काउंट तो आप उसी को दोगे ना जिससे आप पैसा जल्दी निकलवाना चाह रहे हो, है ना। तो आगे बात करते हैं स्टोर्स के अंदर क्या होता है। स्टोर्स का मतलब क्या, द स्टोर्स इज यूज्ड डोनेट डिनोट द मटेरियल हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द बिजनेस एंड फॉर नॉट फॉर द रीसेल। एग्जांपल, लुब्रिकेंट ऑयल्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, पैकिंग मटेरियल। क्योंकि हमारे गोडाउन के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी रखी होती हैं जो दोबारा सेल करने के पर्पस के लिए नहीं होती, जैसे लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, मटेरियल हो गया, कुछ पार्ट ऐसे हो गए जो मशीन के हैं, तो ऐसी ऐसी आइटम, पैकिंग का मटेरियल हो गया, तो ये सारी आइटम किस में आती हैं, आपकी स्टोर्स के अंदर में काउंट होने वाली हैं। रेवेन्यू का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो डे टू डे रूटीन के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर जो सेल होती है वो सारा का सारा जो जनरेट होता है, तो वो सारा का सारा हो गया हमारा रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। इट इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इंक्लूड द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विसेज। मान लो गुड्स को मैं सिर्फ सेल करता हूं, मेरा गुड्स मेरे लिए कपड़ा है, मैंने की कपड़े की सेल और परचेज की, अब कपड़े की सेल से मेरे पास जो अमाउंट इकट्ठा हुआ तो उसको हम बोलूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको आजकल या पहले इसको हम क्या बोलते थे, सेल्स बोलते थे। क्या बोलते थे, सेल्स। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आजकल यूज होने लगा है, तो आप ये भी देख लेना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर लगा लो, कुछ भी कह लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी अमाउंट आपके पास आता है दैट इज रेवेन्यू। आगे बात करते हैं कि ये टर्नओवर क्या होती है। टर्नओवर सिंपल सी बात, टोटल सेल। एक साल के अंदर मान लो जो आपकी टोटल सेल हुई उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। आपने सुना है ना काफी सारी कंपनीज की, भाई इस कंपनी की 2011 में कितनी टर्नओवर थी, 2021 में कितनी टर्नओवर थी, 2023 में कितनी टर्नओवर थी। तो पार्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने जो सेल की उसको हम बोल देते हैं टर्नओवर। आगे लाइव स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज द कैटल, हॉर्सेस एंड द नोन एज द लाइव स्टॉक। मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस में कभी कभी हम कुछ पालतू जानवर भी पाल लेते हैं बिजनेस के पर्पस के लिए, तो वो लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो गया, लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, जब हम किसी दूसरी कंपनी में, दूसरी फर्म में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, कुछ इकट्ठा करने के उद्देश्य से, कुछ लेने के उद्देश्य से, कुछ रिटर्न के टारगेट से, दैट इज इन्वेस्टमेंट।